डीसी का इस्तेमाल ना करके आखिर हम एसी पावर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? आखिर इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में ऐसा क्या है जो कि इस बेचारी सीधी सादी लाइन में नहीं है? अगले कुछ मिनटों के अंदर इस सवाल का जवाब तुम्हारे भेजे में होगा। बस चिपके रहो लास्ट तक। और तब तक तुम अपने अंगूठे का थोड़ा सही इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है ना, मसल दो उसे, और साथ में घंटी भी दबा देना। तो पहली वजह, डीसी के मुकाबले एसी के वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना बहुत ही आसान काम है। अब तुम सोचोगे कि हमें वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा बिजली को 220 वोल्ट पे बनाएं और उसको सीधा अपने घर में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं जितना दिखता है। इसके बीच में सबसे बड़ी बाधा है आई स्क्वायर आर लॉस। देखो, P बराबर होता है V इंटू आई। मतलब किसी भी कांस्टेंट पावर के अमाउंट के लिए अगर हम उसको लो वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं तो हमें करंट को हाई रखना पड़ेगा। तब जाके V इंटू आई का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा कांस्टेंट हो पाएगा। और जो हमारा आई स्क्वायर आर लॉस है वो डायरेक्टली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर किसी भी वायर में से करंट की मात्रा जरा से भी बढ़ गई ना, तो उसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस जो है बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब किसी भी वायर में अगर करंट तुम्हारा दुगना हो गया तो उसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस जो है ना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर करंट 3 गुना हो गया तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। मतलब अगर करंट जरा सा भी बढ़ जाए किसी भी वायर के अंदर से तो उसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ही तेजी से होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को लो कर देते हैं तो हमें यहाँ पे करंट को हाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है उसको हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वायर के अंदर से वो लो हो जाता है और जो तुम्हारा आई स्क्वायर आर लॉस है वो भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो एसी का वोल्टेज है उसको बढ़ाने या फिर घटाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉइल और बीच में आयरन कोर। मतलब सीधी सी बात है, एक ट्रांसफॉर्मर। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम एसी का वोल्टेज जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे घटा सकते हैं। जबकि डीसी के केस में ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि डीसी के वोल्टेज को हम बढ़ा या फिर घटा नहीं सकते, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारे पावर बैंक होते हैं उनके अंदर क्या होती है? एक लिथियम बैटरी। और लिथियम बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? लगभग 4 वोल्ट के आसपास। लेकिन जो तुम्हारा मोबाइल है उसको चार्ज होने के लिए लगभग 5 वोल्ट चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है? एक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर लगा होता है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज को 4 से 5 कर देता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीसी के वोल्टेज को एक तरह से बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही जब हम उसको उल्टा चार्ज करते हैं पावर बैंक को, तो जो तुम्हारा चार्जर है वो 5 वोल्ट देता है, जबकि तुम्हारी जो बैटरी है उसको चाहिए लगभग 4.2 वोल्ट चार्ज होने के लिए। तो चार्जिंग के टाइम पे उसी सर्किट को हम डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यानी कि स्टेप डाउन की तरह यूज़ करते हैं। अब ज़रा सोच के देखो, जो तुम्हारा मोबाइल है उसको चार्ज होने के लिए लगभग 5 वोट, या फिर बहुत ही अच्छा चार्जर हो तो 10 वोट, या फिर बहुत ही फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर हो तो 15 वोट। मतलब इतना ही पावर चाहिए, लगभग 15 वोट के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छे वाला चार्जर होता है। अब ज़रा सोचो, उसके लिए तुम डीसी टू डीसी स्टेप अप कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मेगा वोट या फिर गीगा वोट तक के पावर की, उसके लिए कितना बड़ा सर्किट या फिर कितना बड़ा कन्वर्टर चाहिए होगा उतने ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। उसके अंदर जो कंडेंसर या फिर जो इंडक्टर या फिर जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होगा ना सर्किट में, उसका साइज़ इतना बड़ा होगा ना जितना किसी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का होता है। और साथ में उसको हैंडल करना भी आसान नहीं है और ना ही उसको बनाना आसान है। जबकि एक ट्रांसफार्मर को बनाना और उसको हैंडल करना बहुत ही आसान काम है इसके मुकाबले। इसी वजह से यहाँ पे एसी का जो वोल्टेज है उसको हम बहुत ही आसानी से हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं मुकाबले डीसी के। इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जो तुम्हारी डीसी मशीन्स होती हैं उनको एसी के मुकाबले ज़्यादा मेंटेनेंस यानी कि ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। और इसकी क्या वजह है? डीसी मशीन के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कम्यूटेटर और ब्रश सिस्टम का। मतलब चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उसके अंदर तुम्हें कम्यूटेटर और ब्रश देखने को मिल ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटी सी डीसी मोटर है जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, कार्स वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसको खोल के देखें तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ये इसका आर्मेचर है जिस पे कोइल्स वगैरह लिपटी हुई है, मतलब जो कॉपर का तार है लिपटा हुआ है। और ये इसका कम्यूटेटर है, ये छोटा सा हिस्सा, ये जो इसके नीचे लगा हुआ है। और यही वो हिस्सा है जो कि इसकी कोइल्स तक पावर पहुंचाता है, करंट पहुंचाता है। और इसके अंदर अगर हम देखें, इसके स्टेटर के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको 2 पिंस, ये इसके ब्रश, इसमें हम पावर देते हैं, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। ये क्या करता है? ये तुम्हारे कम्यूटेटर तक पावर पहुंचाता है, और जो तुम्हारा कम्यूटेटर है वो तुम्हारी कोइल्स तक पावर पहुंचाता है। और जनरेटर के केस में जो तुम्हारी कोइल्स है वे तुम्हारे कम्यूटेटर तक पावर देती है, और जो तुम्हारा कम्यूटेटर है वो तुम्हारे ब्रश को पावर देता है। ये स्टेटर के अंदर जो ब्रश है ये स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रुके हुए हैं, जबकि जो तुम्हारा कम्यूटेटर है वो तुम्हारी कोइल्स के साथ घूमता है, जो कि तुम्हारी शाफ्ट के साथ घूमती है। अब जरा यहाँ पे सोचो, ये हिस्सा तुम्हारा रुका हुआ है और ये हिस्सा तुम्हारा रोटेट हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे टच हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को घिसना शुरू कर देंगे। और क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हल्के से टच होते हैं। ये तुम्हारे ब्रश हैं, ये इस पर हल्का सा टच होता है।
अब अगर ये ठीक से कनेक्ट हो, मतलब इलेक्ट्रिकली सही से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, वो काफ़ी कम होगा। जैसे जो दो तार होते हैं, अगर उनको थोड़ा ठीक से लपेट दें तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ हल्के से टच है एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब क्योंकि एक छोटी सी मोटर है, ये बहुत ही लो करंट लेती है, लगभग तुम्हारा 300 मिली एम्पियर के आसपास, यानी कि 0.3 एम्पियर के आसपास। तो ये बहुत ही लो करंट लेती है, तो इसके अंदर जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी मोटर्स होंगी, बड़े बड़े जनरेटर्स होंगे जो कि हज़ारों एम्पियर तक करंट जो है लेते हैं फिर देते हैं, उनके अंदर ज़रा सोच के देखो कितना ज़्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होगा। मतलब ये जो दोनों हिस्से हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होना शुरू कर देंगे। और अगर हम गर्म चीज़ को घिसे ना, मतलब किसी भी चीज़ को तुम थोड़ा गर्म करो और उसको घिसना शुरू कर दो, तो वो और भी तेज़ी से घिसना शुरू कर देगी। मतलब ये इससे जो है करंट की वजह से और भी ज़्यादा गर्म होंगे, और क्योंकि मोटर घूम रही है या फिर जनरेटर घूम रहा है तो और भी ज़्यादा तेज़ी से घिसेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है इन दोनों को जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। वैसे क्योंकि एक छोटी सी मोटर है, इसके अंदर सिर्फ ये कॉपर की दोनों पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती है ना, जैसे तुम्हारी जो यूनिवर्सल मोटर है उसके अंदर भी यही होता है सिस्टम, कम्यूटेटर वाला, तो उसके अंदर हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। जबकि एसी मशीन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कोयल होगी, मतलब सिंगल फेज मोटर में या तो 2 कोयल होगी, और अगर 3 फेज मोटर है तो उसके अंदर 3 कोयल होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। और उनको क्या किया जाता है, डायरेक्टली सप्लाई पे जोड़ दिया जाता है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो तुम्हारे रोटर को घुमाता है। मतलब उसके अंदर कोई भी कम्यूटेटर या फिर ब्रश जैसा हिस्सा नहीं है जो कि घिस सके, सिवाय बैरिंग के। उसके अंदर सिर्फ बैरिंग होते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय बाद घिसते हैं। तो इसकी वजह से जो तुम्हारी एसी मोटर है उनको बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है मुकाबले डीसी के।